पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था हाँ? जो अब नींद आ रही है। अरे यार समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादा ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई, और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, मेरी भी नई शादी हुई है। मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया है, भाई कुछ नहीं करोगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर, दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है। अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है। बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना। मैं और बहू आ रहे हैं, वो भी वॉक करके थक गई होगी ना। कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है, चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बना दी हो तो ला दे जरा। माँ जी, ये ज्यादा हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा, आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं। कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ हाँ माँ, चलो ना। अरे नहीं नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह, अरे बहू, जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले। मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो। बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, ये लीजिए, सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा। तेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है। शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ये बात चाची सास से भी कह देंगी, वो शिवानी नहीं जानती थी। हाँ चाची, किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कुछ। कई बहुएं ढीली नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। अब आपकी बहू नेहा को ही देख लीजिए, माँ जी बता रही थी कि अरे बस बस बहू, बस। नहीं नहीं, क्या बस? अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग, मेरी बहू नेहा के बारे में जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है। तेरी तरह नहीं। मम्मी जी सब्जी काट दो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है, और ना ही अब सब्जी काटने देती। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी कामकाज में ढीली है। लो, अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी। देखते हैं क्या करती हैं अब। वहीं सास बेटे से कहती है,
अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, ना ही अब मुझे वॉक पर ले जाती है बेटा। माँ, वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में। उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं, करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते। मम्मी जी ये बताइए, आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा? बोलिए। माँ, आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है। दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। और आपको क्या लगता है कि नेहा भाभी से उनकी पटती है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है। ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ, दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार। किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा, मैं क्या जानूं कि किसके मन में क्या है। माँ, बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश। क्यों माँ? है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? मम्मी बताओ अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और खराब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी, तब क्या करोगी तुम तीनों? हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, तुम तीनों चिंता मत करो। उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या जरूरत है इन तीनों को?
वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी, हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्जा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं है और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज काम करूंगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती है। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बनाकर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है।
शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ, आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं। और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या? ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चलो, मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी उसकी सास उससे कहती है,
क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई। मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं। अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ।
लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो? देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया? अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है, उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी, जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है।